नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चुनावी साल है, लोक लुभावन वादों के बीच में सीटों को लेकर के दावेदारी भी शुरू हो गई है। उचाना सीट को लेकर के कई दिनों से लगातार चल रही बयानबाजी के बीच नौबत चेतावनी और नसीहत तक जा पहुंची है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से मौजूदा सांसद हैं, दोनों का यानी कि पिता पुत्र का कहना है कि गठबंधन रहे या फिर न रहे, उचाना सीट से ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब बीरेंद्र सिंह का दावा यह भी है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पिता पुत्र गठबंधन होने पर पार्टी छोड़ने के संकेत भी दे चुके हैं। वहीं अजय चौटाला चौधरी बीरेंद्र सिंह को हैसियत याद दिला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ने का लगातार दावा कर रहे हैं। उचाना का क्या है, तो कई बार बोल लिया मैंने, उचाना से वो चुनाव नहीं लड़ेगा। आज लिख के देता हूँ और मैं तो कहता हूँ लड़े, पता तो लगे 4 साल में उसने क्या किया है। ये लोग सियासत में ढूंढते हैं कहाँ इनको ऐसे हल्का मिले जहाँ फिर लोगों को चकमा दे ले। उचाना का क्या है, तो कई बार बोल लिया मैंने, उचाना से वो चुनाव नहीं लड़ेगा। आज लिख के देता हूँ और मैं तो कहता हूँ लड़े, पता तो लगे 4 साल में उसने क्या किया है। ये लोग सियासत में ढूंढते हैं कहाँ इनको ऐसे हल्का मिले जहाँ फिर लोगों को चकमा दे ले। उचाना का सवाल है, उचाना से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे अलायंस है नहीं है, और वैसे मुझे लगता नहीं कि अलायंस लंबा चलने वाला है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। सरकार ने, पार्टियों ने डिसाइड करना है, और पार्टी ने भी कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन चुनावी गठबंधन है। पार्टी ने भी हमेशा यही कहा है कि जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए था, क्योंकि हमारा बहुमत नहीं आया था। अभी पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जब पंचकुला आए थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट कह के गए हैं कि हम 10 की 10 लड़ेंगे। तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं दोनों बाप बेटा, ये फैसला तो उन्होंने करना है, हमने थोड़ा ही करना है। मैं तो अनेक बार कह चुका चौधरी बीरेंद्र सिंह की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में। वो एक प्राइमरी मेंबर हैं। ये निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है, पार्टी का हाईकमान तय करता है। जो वीरेंद्र सिंह के हैसियत से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो तो पता नहीं किस किस मंच पे जाके खड़े होके कहते हैं। वीरेंद्र सिंह क्यों, अब तो बाबू बेटा दोनों लग गए। मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ना तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ता, और उचाना की जनता का जो प्यार है उससे घबराहट मेरे मन में नहीं है, कुछ और लोगों के मन में। और उनको निर्णय लेना है, पहले महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, तारीख पे तारीख तो सनी देओल दिया करता था मूवी में, आज उचाना में लोग देने लगे। पहली गुटबाजी है बीजेपी जेजेपी में। कोई उचाना से कहता मैं लड़ूंगा, कोई दूसरा कहता है उचाना से मैं लड़ूंगा, कोई नारनौल से कहता मैं लड़ूंगा, कोई कहता दूसरा लड़ूंगा, कोई कहता अगर ये गठबंधन रहा तो मैं पार्टी छोड़ूंगा। पहली गुटबाजी आपस में जूतम जूता। मुझे लगता है कि उचाना भी उन्हीं लोगों में से जिनके साथ धोखा हुआ है, और चूंकि वहां का जेजेपी का नेतृत्व जो है वो यहां से चुनाव लड़ा था, तो सबसे बड़ा धोखा उचाना के लोगों के साथ हुआ है। जो इन लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उससे त्रस्त थे पिछले चुनाव में, इनके वोट के साथ धोखा हुआ। इनके वोट को बेच के जेजेपी के नेता सरकार में जाके बैठ गए, लेकिन उचाना को कुछ नहीं मिला। ये आप सरकार में अगर 5 साल रहते हो तो क्या कुछ नहीं बदल सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के लोगों का वोट लेकर के भी यहाँ के लोगों से गद्दारी किए। यहाँ की कोई मूलभूत सुविधाओं में कोई फर्क आया उचाना के अंदर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उचाना के अंदर लेके आए हो, कोई यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल गया हो बहुत ज्यादा, ऐसी कोई सिचुएशन बनते हुए नजर नहीं आ रही, जो साफ बताता है कि यहाँ के लोगों से वोट लेके गद्दारी किए जेजेपी। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव नजदीक आते आते उचाना सीट को लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो और तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अपने अपने दावे लोग उचाना सीट को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उचाना को लेकर के जो चर्चा है उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और उचाना सीट को लेकर के आखिर ये जो बार बार बयानबाजी हो रही है इसको किस तरह से देखा जाए, और इसका जो असर है वो आने वाले चुनावों में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आज ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गठबंधन को लेकर के या उचाना सीट को लेकर के जिस तरह की बयानबाजियां हैं, उससे ये एक बात स्पष्ट दिख रही है कि कम से कम राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो उचाना सीट को लेकर के जो हलचल है वो सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए बार बार आप देखते हैं कि सीट को लेकर के बयानबाजी होती हैं।
हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है वो बरकरार है, गठबंधन चल रहा है। ये भी कहा जाता है कि गठबंधन लगातार चल रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब ये जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय करेगा कि चुनावों में भी गठबंधन में जाना है या फिर नहीं। लेकिन उनके पहले ही ये जो बयानबाजियां हैं वो आखिर किस बात को दर्शाती हैं, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह बार बार आप देख रहे हैं किस तरह के बयान देते रहे हैं। उनके बेटे को भी अगर आप देखें, ब्रजेंद्र सिंह को, वो भी इसी तरह की बात को बार बार कहते रहे और आज भी जो वो बयान दे रहे हैं उसके भी उस स्पष्ट तौर पर जो मायने हैं वो दिख रहे हैं कि अगर गठबंधन रहता है तो फिर वो कोई और निर्णय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि उनका ये भी कहना है कि गठबंधन में जो चुनाव है वो नहीं लड़ा जाएगा। इस बात को भी उन्होंने कहा क्योंकि वो याद दिला रहे हैं कि जिस तरह की बयानबाजियां बीजेपी की तरफ से भी हुई हैं उसमें यह बार बार कहा गया है कि ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए था। चुनावों में जब जाएंगे तब इसके जो नतीजे हैं वो देखने होंगे कि क्या होंगे। हालांकि उचाना सीट को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है वो लगातार जारी है। अब आज की बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उचाना सीट को लेकर के आखिर बार बार बयानबाजी क्यों हो रही है, यह सवाल सबसे अहम है। सीटों पर अपने अपने दावे हैं तो फिर गठबंधन का क्या होगा और गठबंधन पर पिता पुत्र की चेतावनी के मायने क्या हैं, आज इसको थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। दीपकमल सारन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपकमल सारन जी, आपका भी स्वागत है। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत है। विधु जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बार बार जो चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं या जिस तरह से पिता पुत्र दोनों लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, एक तो गठबंधन को लेकर सवाल, दूसरा यह है कि हम उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे, मायने इसके क्या हैं? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी विभिन्न पार्टी के पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, उचाना सीट की बात करें या किसी भी सीट की बात करें हरियाणा के अंदर, हर सीट पर इसी प्रकार से जो भी लोग जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो जब अपने समर्थकों के बीच में जाते हैं निश्चित तौर पर इसी प्रकार की ही बात करते हैं। मुझे नहीं पता उचाना सीट को इस प्रकार से अलग सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है। हाँ, इतनी बात जरूर निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उचाना हरियाणा की बाकी 90 की 90 सीटों की तरह अब मनोहर लाल जी के साथ चलता है। मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए अद्वितीय विकास जो है, विकास कार्य जो 2014 से शुरू हुए थे, उसके बाद से अब उचाना की जनता जो है किसी भी प्रकार की अगर बात करें तो मनोहर लाल जी के साथ, जिसके साथ मनोहर लाल जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है, उसी नाते जो है रहने वाली है। किस प्रकार से उचाना का काया पलट किया गया, कायाकल्प वहां पर किया गया, वहां पर विकास की बयार बिछाई गई। मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर किस प्रकार से जो बहुत सारा जो एक बैकलॉग था वो बैकलॉग हटा और उसके बाद बहुत अच्छी सरकार जो है चली है। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना क्षेत्रवाद के विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उचाना जैसे हलके जो अब तक पिछड़े हलकों में माने जाते थे वहां पर भी जो है विकास की बयार बिछी है। तो विधु रावल जी, अगर ये बात आप कह रहे हैं कि वहां विकास की बयार है तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर हम तो चाहते हैं कि वहां से लड़ने दुष्यंत चौटाला, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि 4 साल में उन्होंने वहां पर 4.5 साल में अभी तक क्या किया है वहां पर। वो तो कह रहे हैं बार बार कि उचाना की अनदेखी की गई और इसलिए वही चुनाव लड़ेंगे वहां से। वो मानते हैं, वो आपकी पार्टी के नेता हैं कि नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं हुआ और आप कह रहे हैं आपने हर हल्के में विकास करवाया। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहां विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ और मेरे पास तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। मैं बताऊंगा अभी आपको किस प्रकार से हमने वहां पर अद्वितीय कार्य किए हैं। लेकिन मनोहर लाल जी की सरकार में चाहे उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत जी के साथ, देखिए हमारा जो उनकी पार्टी के साथ, जेजेपी के साथ गठबंधन है वो सरकार को लेकर है। एक पोस्ट पोल लाइंस में एक ऐसी अरेंजमेंट है जो हरियाणा की जनता द्वारा दिए हुए मैंडेट के आधार पर तैयार हुई। अभी जब चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व जो बैठेगा आपस में तो तय करेगा कि किस प्रकार से चुनाव हमने लड़ना है। अगर हम एक साथ जाते हैं तो किन किन सीटों पर हमारा गठबंधन में किसके हिस्से कितनी सीट आएंगी, कौन कौन सी सीट आएंगी, तो अभी उसके बावजूद हमें हर सीट पर तैयारी करनी है। और जब तैयारी करते हैं तो अपनी बात रखते हैं, फिर कंपैरिजन होगा किस प्रकार से 2014 से पहले
1966 से लेकर 2014 का कंपैरिजन होगा और 2014 से 2019। रावल जी, मुझे ये चीज समझनी ना, आपकी और चौधरी बीरेंद्र सिंह की बयानबाजियों में मुझे विरोधाभास क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं आपके पास पूरी लिस्ट है, आप बता सकते हैं कि वहां पर क्या विकास के कार्य हुए, जबकि वो उसको डिनाई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वहां कुछ हुआ ही नहीं, एक ईंट नहीं लगी वहां पर विकास की। तो अगर वो इस तरह के विरोधाभासी बयान दे रहे हैं तो फिर इसके कारण क्या है? क्या मकसद इस तरह की बयानबाजी का? नहीं, विरोधाभासी बयान नहीं है। मैं भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब श्रीमती प्रेमलता सिंह जी जब वहां पर विधायक थी 2014 में, तब उच्चाना में पहली बार उपमंडल बना, सबसे पहली बार तो बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अलेवा के अंदर किस प्रकार तहसील का दर्जा जो है 2014 से 19 की जब हमारे वहां पर प्रेमलता जी विधायक रही हैं तब मिला है। ये आज तक भी मिल सकता था। 1966 से 2014 तक किसी ने किसी को नहीं रोका था। इसके अलावा मैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उच्चाना के अंदर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नहीं मेरी आवाज आ रही है आपको? हमने जी बालमुकुंद जी, प्रकार से उच्चाना के अंदर 85 एकड़ के अंदर नई सब्जी मंडी हो चाहे साइलो हो, उसके निर्माण की शुरुआत हमने की। अलेवा के अंदर सरकारी कॉलेज बनाने की बात हो, बुढ़ाइन के अंदर केंद्रीय विद्यालय बनाने की बात हो, 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं था उच्चाना के अंदर। तो ये वीरेंद्र सिंह को नहीं पता? हॉस्पिटल नहीं था। चौधरी वीरेंद्र सिंह को नहीं पता है ये बात? नहीं, वीरेंद्र सिंह जी की श्रीमती जी के कार्यकाल के दौरान ही बना है ये। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मनोहर लाल जी की सरकार में विधायक चाहे प्रेमलता जी रहे हों, चाहे विधायक रहे हों दुष्यंत चौटाला जी, हमने भेदभाव रहित विकास किया वहां पर। और इसी नाते से कह सकते हैं कि 10 साल मनोहर लाल जी के बनाम बाकी सारे, मुझे लगता है कि इसमें इससे अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी माफी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका एक स्टाइल है, एक शैली है। वो जब कांग्रेस में थे तब भी उनकी इसी प्रकार की शैली थी। ठीक है, उनकी तो शैली है, लेकिन उनके जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई गठबंधन रहे या ना रहे, हम तो उचाना से ही लड़ेंगे। आपकी पार्टी में इस तरह से मैंने देखा नहीं, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो भाई निर्धारित होता है कि जब सीटों पर निर्धारण हो जाएगा कौन कहां से लड़ेगा, तब उस पर जो कैंडिडेट है अपनी बात को इस तरह से कहता है। लेकिन गठबंधन रहे ना रहे, हमने डिसाइड कर लिया कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, इसके क्या मायने हैं? हो सकता है किसी लूज समय में कोई इस प्रकार की बात उन्होंने कही हो, लेकिन विषय ये है आयुष जी, बड़ी बात क्या है कि उच्चाना मनोहर लाल जी के साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की भी बात रहेगी, चाहे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जाए चाहे बिना गठबंधन के होगी, उच्चाना ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कमल का फूल हो या जो भी निशान हो वहां पर वो जीतने वाला है। और इस नाते से इसको बयान को अन्य बयानों की तरह किसी भी 89 हल्के जो बाकी हैं उसमें भी जो लोग वहां पर तैयारी कर रहे हैं लगभग इसी प्रकार के बयान इस प्रकार से सुन सकते हैं, लेकिन वो लोकल मीडिया तक रहते हैं। यहाँ पर आकर इस प्रकार से मेरे ख्याल से प्राइम टाइम डिबेट के विषय नहीं बनते। प्राइम टाइम डिबेट के विषय तो ये बनते हैं किस प्रकार कांग्रेस के अंदर कुर्ता फाड़ बैठ के हो रही है, दे चप्पल दे जूता। नहीं ठीक है, लेकिन भाई अब उचाना को लेकर के भी चर्चा है, और भाई ऐसी सीट जिस पर इतनी ज्यादा बयानबाजी हो रही हो तो उस पर भी चर्चा बड़ी लाजमी है। ठीक है बालमुकुंद जी, नहीं ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। ठीक है बालमुकुंद जी देखिए, बहुत बड़ा विरोधाभास है। उचाना के लिए चर्चा होनी क्यों चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उचाना के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरा हरियाणा एक है। उचाना के लिए क्यों हो रही है ये चर्चा? वहां 2 पिता पुत्र हैं, एक दिन वो बयान देता है, एक दिन वो बयान देता है। दुष्यंत सिंह और अजय चौटाला ये एक पिता पुत्र नंबर 1 है। वो 1 इसलिए है कि सरकार में आज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह वो पिता पुत्र नंबर 2 हैं। वो उसके बाद अगले दिन बयान देते हैं। बीजेपी और जेजेपी का पूरा मिलके भी गठबंधन जो है दोनों का, वो तय नहीं कर पा रहा कि हम किसके पक्ष में बोले और किसके खिलाफ बोले। आज मुद्दा असलियत में जो है आयुष जी, वहां पर कांग्रेस की लहर चल रही है। मैं आपको बताऊं, इसका मैं आपको सटीक उदाहरण देता हूं जी। ये तो दोनों पिता पुत्र हैं, एक दिन वो बोलेगा एक दिन वो बोलेगा। अब कांग्रेस पार्टी वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम हो, कुमारी शैलजा का प्रोग्राम हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रोग्राम हो, लगातार जब भी प्रोग्राम होते हैं वहां 10,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पूरा उचाना कांग्रेस में है। और मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा अच्छी तरह से, जितना टाइम आपने बीजेपी के प्रवक्ता को दिया है जी। क्योंकि मैं खुद वहां से टिकट का चाहवान हूं, ना केवल मैं अकेला। अब आगे बात सुनिए, मेरी पूरी बात कब होगी। मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूं। उसके बाद वीरेंद्र गोगड़िया है जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो वहां से टिकट चाहते हैं। मनोज नचार जो बहुत बड़ा किसान नेता है हरियाणा का, वो वहां से टिकट चाहता है। बलराम कटवाल जी जो कांग्रेस के जिला प्रधान रहे पूर्व में, वो वहां से टिकट चाहते हैं। दिलबाग संडील बहुत बड़े समाज सेवी है, वो कांग्रेस की टिकट चाहते हैं। सुरेंद्र शौकंद, सुनो सुरेंद्र शौकंद जो सबसे बड़ा चेहरा है वहां पर जिला प्रभारी,
देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा आपके, बीजेपी विदुर रावल जी सुन लेते हैं, एक बार बात सुन लेते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, इसको ना जनता के लिए हम डिबेट भी कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए बहस करने के लिए डिबेट नहीं है भाई। पूरा प्रदेश भी तो देखे ना कि वहां कांग्रेस कहां खड़ी है, जेजेपी वो कहां खड़े हैं, और वो आपस में लड़ रहे हैं या कांग्रेस लड़ रही है। मैं ये कहना, उसके बाद सुरेंद्र शौकत हमारे जिला प्रभारी हैं, वो वहां से टिकट के चावन। हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट है मिस्टर बामल जी, वो वहां से टिकट चाहते हैं। और एक बड़ी उपलब्धि आज कांग्रेस पार्टी में, वहां जेजेपी अभी दीप कमल जी बताएंगे आपको, एक जिला परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया आलेवा में। बहुत बड़े हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे को नाम थोड़ा उनका भूल लग रही है अभी, जिला परिषद के सदस्य रहे हैं पिछली योजना में, मैं खुद जिला परिषद सदस्य रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं 10 लोग आज कांग्रेस की वहां टिकट चाहते हैं, और 10 के गिना है, वो इतने सक्षम है, टिकट मिलते ही 11 बजे तक इनको पटकनी दे सकते हैं। ये हार के डर से दोनों भागना चाहते हैं उचाना से। जो वास्तविक स्थिति ये है, जैसे कि पूरे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम से, कुमारी शैलजा जी के नाम से एक लहर चल रही है अलग अलग क्षेत्र में। आज जैसे हमारी यात्रा का आपने देखा होगा, कितनी अपार जन समर्थन मिला हुआ, इसी तरह जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन कांग्रेस के लिए लहर क्यों, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना, क्योंकि बीरेंद्र सिंह तो हम लोग देखते रहे भाई, वहीं से लड़ते रहे, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जीतता रहा। इस बार वहां पे जननायक जनता पार्टी जीत गई, लेकिन वहां पर अगर अभी भी ये बात कही जा रही हो कि विकास नहीं हुआ, तो वो जनता क्यों आपके साथ फिर से खड़ी हो जाएगी आकर के? क्योंकि उसने तो कांग्रेस को भी देखा है, उचाना के लिए क्या किया था आप लोगों ने। मैं बताता हूँ, वीरेंद्र सिंह जी का तीसरा ठिकाना बताता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ राजनीति। वो अगर वहां इनका गठबंधन रहा तो कांग्रेस की तरफ भाजने की कोशिश करेंगे, उनका अगला रास्ता मैं बताता हूँ। और ये जो मैंने 10 नाम गिनाए हैं, मैं खुद तो ये जरूर कहता हूँ अपनी तरफ से कि राहुल जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल जानते हैं। राहुल जी मुझे मतलब पर्सनल संबंध है मेरा, एक हमने यूथ में उनके साथ काम किया है। हम राहुल जी को जाकर के भी बता सकते हैं इनकी जो कथनी करनी क्या, इनको चुनाव लड़ना, जैसे आज इन्होंने घोषणा करी है ना विजेंद्र सिंह ने, तो ये क्या है कि जब जेजेपी का और बीजेपी का अगर गठबंधन हो गया तो ये कांग्रेस की तरफ भागेंगे। आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में है ये लोग। तो आप भी टिकट की रेस में, आपका भी कट सकता भाई, बीरेंद्र सिंह आएंगे तो उनके परिवार को टिकट मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नहीं कटता, मैंने बता दिया। मैं तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मैं तो उन लोगों के संपर्क में। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ दीप कमल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जो 10 आदमी है ना कांग्रेस के, वो 10 के 10 बड़े सीनियर लोग हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इनका तो गिनती में नहीं है। अब इनका सूर्यास्त हो चुका है। चलिए आपने ही जवाब दे दिया, आप कह रहे हैं कि अगर उधर से नहीं हुआ तो वो कांग्रेस में आ जाएंगे। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। ठीक है दीप कमल जी, ये उचाना को लेकर के बयानबाजी के मायने क्या है? देखिए, 2 पहलू हैं। अगर बीरेंद्र सिंह जी के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए तो हरियाणा की राजनीति, बीरेंद्र सिंह के लिए खास तौर पर पिछले 20 सालों में तो उचाना से शुरू होकर उचाना पे ही खत्म होती है। वो और उनकी पत्नी तो उचाना से ही पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, उनके बेटे अभी सांसद हैं हिसार लोकसभा से, लेकिन पूरा जो उनका जो गढ़ है या जो भी उनकी राजनीति का केंद्र रहा है वो तो उचाना ही है। तो वो तो वहाँ के लिए छटपटाएंगे ही कि कैसे उनके सामने एक 32 साल के युवा ने आकर 1 लाख वोट ले लिए, और वे उनकी पत्नी सरकार का हिस्सा होते हुए 5 साल तक वहाँ पर जब भी जो भी उन्होंने काम किया उसके बावजूद 50-52 हज़ार वोटों पर रह गए और पूरे 50,000 वोटों की हार उनको वहाँ मिली। तो वो अब कहीं ना कहीं उस बात की छटपटाहट उनकी उचाना के नज़रिए से रहेगी। लेकिन हमारे नज़रिए से ये सारे विषय, सारे बार बार सवाल करना, अलग अलग तरीके से घेरना, ये इसके केंद्र में उचाना नहीं है, इसके केंद्र में दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला आपको किसी और भूमिका में भी दिखेंगे, किसी और सीट पर सक्रिय होते दिखेंगे, तो वहां पर भी इसी तरीके का क्लाइमैक्स दिखेगा आपको। वहां पर भी ऐसे ही उनको घेरने की कोशिश होगी, इसी तरीके से उलझाने की कोशिश होगी। और कहीं जाने की तैयारी कर ली क्या दुष्यंत सिंह ने? दीप कमल जी ये भी बता देना, कहीं और जाने की तैयारी कर ली? मैं एक उदाहरण के नहीं, ठीक है बालमुकुंद जी, बात एक बार आ जाए, कंप्लीट होने देना, तब तो उसका तब समझ पाएंगे ना उनकी बात का मतलब क्या है। मैं आपको गंभीर प्रवक्ता मानता हूं, हालांकि आपने अपने समय का इस्तेमाल पूरी तरीके से हवाई और बिल्कुल आधारहीन बातें करने के लिए लिया। आपने समय ज्यादा मांगा, भाजपा प्रवक्ता के बराबर समय मांगा, लेकिन उसका जो आपने खराब इस्तेमाल किया वो एक जिम्मेदार प्रवक्ता का काम नहीं है। उचाना क्षेत्र में आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की 10-10 कैंडिडेट वहां पर आपकी पार्टी के हैं। बीरेंद्र सिंह जी कोई तारीख नहीं दे पाते, कुछ लिखकर नहीं दिया आज तक, मैं लिखकर दे रहा हूं आपके सामने। बीरेंद्र सिंह जी का परिवार हो, किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, और सामने दुष्यंत चौटाला हो, 5,000 वोट कांग्रेस पार्टी का कोई भी, चाहे बड़े से बड़ा आदमी ले आना, आप दीपेंद्र हुड्डा को ले आना, चाहे वहां पर रणदीप सुरजेवाला को ले आना, कुमारी शैलजा जी को ले आना, मैं लिख के कैंडिडेट अगर आया
तो मैं कहता हूँ अगर जमानत जब्त नहीं हुई आपकी, अगर जमानत जब्त नहीं हुई, राजनीति छोड़ देंगे हम। नहीं, ठीक है बालमुकुंद जी, ये तो जनता तय करेंगे ना। ठीक है, चुनौती दे दी आप लोगों ने एक दूसरे को। 5,000 की बात करें ना। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, दीप कुमार, आप क्या कह रहे थे? आपको सुनने वाले लोग आप पर हंस रहे होंगे कि बालमुकुंद जो है वो इतने सीनियर आदमी होकर क्या बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है उचाना में और वीरेंद्र सिंह के बगैर चल रही है। मैं दूसरी जगह से हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये सवाल पूछा था। ये बात तो आपने बाद में कही कि वो कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, यहाँ की टिकट से लड़ सकते हैं, उसके बगैर लहर चल रही है। ये आप अपना मजाक बनवा रहे हैं टीवी डिबेट। ना। आज पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर मजा, आप सुनिए, पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आगे आपके भी वोटर। नहीं, ठीक है, यहाँ देखिए लहर तो यहाँ सबकी चल रही भाई। ये लहर तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे प्रवक्ता कहेंगे उनकी चल रही। मैं जनता पे छोड़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, आज मुद्दे पर रहते हैं। दीप कुमार, नहीं, मैं नहीं कह रहा कि गढ़ी सांपला किलो में हमारी लहर चल रही है। दीप कुमार, हमारी लहर चल रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। दीप कुमार जी, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि उचाना में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। हम तो इस तरीके से हवाई ना तो दावे करते, ना जो है वो समय का इस तरीके से दुरुपयोग करते अपने। उचाना में हमेशा कांग्रेस ही जीती है। अगर आप बालमुकुंद जी यहाँ के जरिए उचाना के लिए अपने आप को दावेदार, आप ये ना, मैं कोई दावेदार नहीं। 10 दावेदारों के नाम बताए मैंने। कामना दिल से आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी को के लिए आपसे अच्छा कैंडिडेट वहां नहीं है, आपको उनको टिकट देनी चाहिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन इन सारी चीजों के केंद्र में दुष्यंत चौटाला है। वो किसी भी भूमिका में कहीं पर भी दिखेंगे तो उनको इसी तरीके से घेरने की कोशिश होगी। ये भी एक कोशिश है कि वो उचाना पे उनको सवाल उठाए जाएं, उचाना के मामले में उनको घेरा जाए ताकि वो बाकी हरियाणा में ना घूम पाए। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और बीरेंद्र सिंह, मुझे नहीं लगता कि क्यों हमारे, पहली बात तो ये उन्होंने अपने एक पार्टी के एक मंच पर कही थी, अपना खुद का कोई कार्यक्रम था वहां पर कही थी कि मैं लिख कर दे देता हूं कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद ये बात वो कई बार पत्रकारों के सामने कह चुके हैं। मेरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से हरियाणा के पत्रकारों से निवेदन है, अगली बार जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से मिले, एक कॉपी पेन ले जाएं अपने साथ प्लीज और उनसे लिखवा लें ये बात। वो 6 महीने से कह रहे मैं लिख कर दे सकता हूं, कोई लिखवा कर लेता क्यों नहीं उनसे? लिखवा के साइन करवा ले उनसे एक बार और दिखा दें एक बार। नहीं, अब तो एविडेंस हो जाता है ना दीप कमल जी, अब तो वो क्लिपिंग और बाइट तो है ना, वो लिख करके दें या ना दें, उन्होंने अपने मुंह से कहा, इससे बड़ा एविडेंस क्या? वो तो कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये भी बड़ी विरोधाभासी बात है ना। एक तरफ तो कहते हैं कि वो लिख के देने को तैयार हैं, आप लड़ेंगे नहीं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप लड़ जाएं ताकि ये पता चले कि आपने वहां पर क्या किया। आयुष भाई, अगर आप उनके स्टेटमेंट सुनेंगे सिलसिलेवार तरीके से तो एक जो वो सांप सीढ़ी होती है ना, यूं यूं यूं, वो वाली मिलेगी। एक दिन ये कहेंगे, अगले दिन ये कहेंगे, एक दिन ये कहेंगे, अगले दिन ये कहेंगे, बहुत पलट। और अगर आपने उसको कंपैरिजन कर लिया पिता और पुत्र का कि बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं और ब्रजेंद्र सिंह क्या कहते हैं, तो आपको और ही दिखेगा कि ये तो एक घर के है ही नहीं, ये तो इनका तो घर ही कोई ना कोई अलग, आपस में बातचीत भी नहीं करते तो शायद। इसलिए पूरी तरीके से छटपटाहट दिखा रहे हैं और मुझे निराशा है। एक अच्छे समझदार मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, हमने भी उनको देखा, केंद्र में भी सक्रिय होते थे। अब उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी बातें, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई शोभा देती हैं। उनके खुद के करियर को भी 50 साल का कहते हैं कि 50 साल तक उन्होंने राजनीति की है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनको घबराना चाहिए और यूं छटपटाना चाहिए। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहना चाहिए कि हाँ, हमारा क्षेत्र है, वो वहाँ से चुनाव एक बार जीत गए और इस बार हम उनका अच्छे से मुकाबला करेंगे और उनको हराएंगे। इस तरीके की बातें कहनी चाहिए, पॉजिटिव बात रखनी चाहिए। लेकिन वो नेगेटिव को भी, दुष्यंत को जो है वो कुछ और मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं वो, कुछ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कोई और आधारहीन बातें कहते हैं। कुल मिलाकर निशाना, जैसे मैं बीच में कह रहा था कि ये सेंटर में है दुष्यंत, ये कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी पोजीशन में दिखेंगे, इनको घेरने की कोशिश होगी। और इनके शुभचिंतक और उस तरीके के दुश्मन बहुत सारे हैं, वो अपनी ऊर्जा लगाए रखेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। चुनाव आ जाएगा 6-8 महीने बाद, फिर देख लेंगे। 50,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार फिर 50,000 से जीत कर दिखाएंगे वहीं पर उचाना में, चाहे कहीं पर आए, किसी भी पार्टी की टिकट से आ जाए, चाहे निर्दलीय आ जाए, कैसे भी आ जाए। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, ये उचाना की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ विधुरावल जी भी कहते हैं कि भाई और भी 89 सीटें, उस पर भी उसी तरह से बात होनी चाहिए, लेकिन ये उचाना की चर्चा हो रही है, अगर क्या मायने इसके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, उचाना की सीट हॉट सीट तो बनी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है चित्रांश जी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी, या मैं कहूं कि वीरेंद्र सिंह का परिवार, हमेशा इन दो के बीच में उचाना की सत्ता रही है। कभी इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है तो कभी वीरेंद्र सिंह ने, चाहे वो कांग्रेस में रह करके की है, चाहे वो भाजपा में रह करके भी 2014 में जीतने का काम किया था प्रेमलता जी ने। तो कहीं ना कहीं ये दो के बीच में ही रही है। और तीसरा, यहाँ ना तो कभी कांग्रेस की एंट्री हुई है
इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो लेकिन रेणु साहब अभी तो बाल मुकुंद जी ने कहा वहां तो कांग्रेस की लहर है। नहीं, अब तो लहर होगी, मैं मानता हूं बाल मुकुंद जी की बात को, मैं नकारता नहीं, लेकिन जो आप इतिहास की मैं बातें कर रहा हूं, जो आज तक के वहां का जो सिनेरियो रहा है उसकी मैंने बताई। इनेलो या वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में होते थे, वीरेंद्र सिंह जीतते थे, और बीजेपी में जाने के बाद भी 2014 में वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जी ने जीतने का काम किया। लेकिन यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात ये, देखिए ये इनेलो और इनके बीच में रहा है, और अब चूंकि प्रेमलता जी जो पीछे 2019 में लगभग 45-47 हजार वोटों से हार गई थी, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता ने इनको नकारने का काम किया, और दुष्यंत चौटाला जी को इसलिए जिताने का काम किया क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। उचाना के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए दुष्यंत चौटाला जी में विश्वास जताया और इनको इतनी भारी बहुमत से जिताने का काम किया था। लेकिन अब चूंकि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी के साथ भी वापस जा चुके हैं, और ये जो वोट बैंक दुष्यंत जी को मिला था वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही वोट बैंक था, जो टूट करके वहां पर चला गया था, क्योंकि हमेशा वहां पर इनेलो ही फाइट देती थी वीरेंद्र सिंह के परिवार को। एक बार वो जीतते थे, एक बार वो जीतते थे, और अब क्योंकि इनेलो का वोट बैंक दुष्यंत के साथ चला गया उचाना का, और उचाना से ही वो जीत गए, और जीत गए इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करते थे, फेंकने की कहते थे और जमुना पार भेजने का काम करते थे। अब चूंकि दुष्यंत चौटाला जी ने इस सरकार का साथ दिया, सरकार के साथ है, अब वो जो वहां का वोट बैंक है वो सारा का सारा वापस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आएगा, और वहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, जनता की नाराजगी इसी बात पर तो होती है कि उनके हल्के का विकास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने किसी एक पार्टी के अगेंस्ट, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं कि वोट किया और इसलिए वो पार्टी जीती, तो वो तो आज सत्ता में है ना, और वो कह रहे हैं कि जो वायदे उन्होंने किए या फिर जो वो कह रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो डेवलपमेंट भी उन्होंने वहां पे किया, तो फिर जनता क्यों अगेंस्ट चली जाएगी? नहीं, देखिए आयुष जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर लीडर है और सत्ता के लीडर हैं, शासन में है, आज भी है, बेटे भी सांसद हैं। जब वो खुद ये कहते हैं कि वहां पर विकास कार्य नहीं हुए, तो इससे फालतू और हम क्या कहें। वास्तव में सच्चाई यही है जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उचाना में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं रहा हुआ है। ये जितने आंकड़े यहाँ पर गिनवाए जा रहे हैं, सब्जी मंडी बनवा दी गई, बहुत पहले की वो सब्जी मंडी बनी हुई थी, ऐसे झूठे आंकड़े देने से बाकी जनता नहीं मानेगी इस बात को। वो जानते हैं, वहां के पर जाकर के देखना तालाबों में किस किस जरूर सामग्री का प्रयोग करते हैं और वो लोग उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करते हैं। रेड्डी साहब, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिप्टी सीएम रिप्रेजेंट कर रहे हो रेड्डी साहब, मैं तो एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिप्टी सीएम रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। नहीं, राजनीतिक विरोधी होने के नाते ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ खामियां होंगी उसको जरूर उजागर करेंगे, लेकिन वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई, इसको कौन स्वीकार करेगा? रेड्डी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि नजरअंदाज कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि वहां काम नहीं हुआ, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो उसको संभाल ले। जिस प्रकार से लोगों ने उम्मीद और भरोसे के साथ इतनी भारी बहुमत से उनको चुनने का काम किया था, पहला तो उनके साथ यही धोखा हुआ कि जिसके खिलाफ वोट दिए थे उन्हीं का साथ दे दिया, और दूसरी बात, कितने वहां पर आप वहां के विधायक, आप नरवाना के विधायक रामनाथ सुरजाखेड़ा को देख लो, कितने चिल्ला रहा, वो कितने चिल्ला करके कह रहा है कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से उचाना में भी आयुष जी कोई कार्य नहीं हुआ। वहां के लोगों की आप भावना सुनोगे तो आपने देखना, अभी ये ठीक है दीप कमल जी दावा कर रहे हैं कि बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी केवल मात्र इस वजह से जीते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इस बार वहां इनका किसी का कोई खाना नहीं, और वहां 2 पिता पुत्र नहीं, मैं तो कहता हूं 3 पिता पुत्र है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी यही बात करते हैं, और ये दूसरे भी 2 पिता पुत्र ऐसे ही बात करें। असल में जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा की है कि वहां से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम उतारने का काम करेंगे और वहां पर जीतने का भी काम करेंगे, और वहां से जीता हुआ उम्मीदवार भी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री। विदु रावल जी, कुल मिलाकर के बात वहीं पर आकर के रुक गई कि भाई विकास एक तो आप लोगों ने किया नहीं, उचाना की जनता के साथ धोखा हुआ है, और इसीलिए वो जो टीज है वो दिख रही है, वो बार बार इसीलिए इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं। विदु रावल जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, मैं डिबेट पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आकर बैठता हूं, और मैं बार बार लोगों को चैलेंज करता हूं कि मैं सबसे ज्यादा डाटा देता हूं, कोई डाटा को चैलेंज करे, पर्टिकुलर डाटा को चैलेंज करके बताएं।
और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। अगर मेरा कोई एक भी डाटा गलत साबित हो तो मैं केजरीवाल की तरह ऐसा नहीं करूंगा कि अगले दिन दूसरा झूठ बोल दूं। मैं डिबेट्स पर आना बंद कर दूंगा। केवल एक झूठ मेरा पकड़ना पड़ेगा आपको, केवल एक झूठ। लेकिन उससे पहले अब मैं आपका बोलता हूं। आपने जब ये कहा विजेंद्र जी, आपने जब ये कहा कि कोई काम नहीं हुआ, और आपने ये भी, विजेंद्र जी बोलने दीजिए, मैं बोल सकता था आपको, आप सभ्य तरीके से डिबेट करें। रेड्डू साहब मैं आऊंगा, आप आराम से, अगर उनका कोई डाटा आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल चैलेंज करिएगा, लेकिन अभी उनका समय है। हाँ विधु रावल जी, एक शब्द नहीं बोला हूं आपके बीच। अच्छा, और आपको जरूर जो है अवसर मिलेगा तो ये बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि उचाना उपमंडल का जो दर्जा है वो भारतीय जनता पार्टी की 14 से लेकर 19, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारा गठबंधन नहीं था 14 से 19 उस दौरान दिया गया। इसको झुठला दीजिए। आपने तो अभी भी कहा कि या तो वहां पर इनेलो का दबदबा था या किसी और का था। इनेलो का भी दबदबा था ना, तो उपमंडल का दर्जा क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की तो पहली बार विधायक बना ना, हमने आते ही वहां पर उपमंडल का दर्जा दिया। हमने आते ही वहां पर तहसील जो है अलेवा को बनाया। अलेवा में तहसील अगर हमने ना बनाई हो, आपने बनाई हो, तो मुझे जो है यहाँ पर डिबेट से आपको आउट करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। उचाना का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, उसका वहां पर शिलान्यास और वहां पर उसका लोकार्पण दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। नहीं हुआ तो मैं चैलेंज करता हूं, 85 एकड़ की जमीन पर जो नई सब्जी मंडी बनी है और जो साइलो बने हैं वो कब बने हैं? हमारे पहले कार्यकाल में शुरू हुए और ये दूसरे कार्यकाल में उसका कंप्लीशन हुआ। अलेवा के अंदर सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हमने नहीं बनाया, आपने बनाया क्या? बुढ़न के अंदर जो है, बुढ़ान के अंदर सेंट्रल जो विद्यालय है वो आपने बनाया क्या? 50 बेड का भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था आपने। यहाँ पर डिबेट पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, मैं और आगे बढ़ता हूं। रेलवे हॉल्ट नहीं था उचाना के अंदर, बड़ौदा गांव के अंदर रेलवे हॉल्ट करवाया हमने। अलेवा में 4 करोड़ 50 लाख के हिसाब से पीएचसी को सीएचसी में किया। 244 किलोमीटर की तो सड़कों की रिपेयर करवाई हमने। 14 से 19 की बात कर रहा हूं, 19 से 24 पर अभी पहुंचा ही नहीं हूं। 154 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई 61 करोड़ 50 लाख में। 117 करोड़ 6 लाख रुपए में 244 किलोमीटर की सड़कें बनाई। नगुरा के अंदर पीएचसी बनाया। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये जो अभी कांग्रेस वाले हमारे साथी बोल रहे थे कि वहां पर कांग्रेसमय हो गया माहौल, तो आपको बता दूं कांग्रेस की कितनी वोट आई थी 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की ऐड कर लें तो 1,40,000 के करीब वोट थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी क्या? नहीं थी। तीसरे नंबर पर बीएसपी थी, वहां पर समरजीत था। और चौथे नंबर पर थी क्या? चौथे पर भी नहीं थी कांग्रेस। 5वें नंबर पर जाकर, और ठीक कहा दीप कमल जी ने, 5,000 भी वोट जिनकी नहीं आती वो यहाँ डिबेट पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। 4972 वोट आई थी आपकी 2019 में। और यहाँ पर जो इनेलो वाले सज्जन बोल बैठे हैं ना, जो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जिनके खिलाफ वोट दिया था, इनेलो के पक्ष में मांग रही थी क्या जेजेपी वोट? इनेलो के खिलाफ मांग रही थी। इनेलो के बारे में बता रही थी कि कैसे अभय सिंह चौटाला ने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। इनेलो 7वें नंबर पर आई थी, 7वें नंबर पर। 2014 की अगर बात करूं तो 2014 में पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर इनेलो आई थी। तब दुष्यंत ही थे उसमें, दुष्यंत चौटाला उस समय इनेलो में हुआ करते थे। तीसरे पर फिर भी कांग्रेस नहीं आई थी। चौथे पर जाकर कांग्रेस आई थी और तब 1800 वोट आए थे आपके। किस प्रकार से यहाँ डिबेट पर बैठकर कुछ भी बोल देना, और जो व्यक्ति यहाँ पर आपके वाले प्रैक्टिस को नहीं अपनाता, ठीक डाटा लेकर आता है, उसके बारे में खुले मुंह से कुछ भी बोल देना, ये इसको मैं गाली के स्वरूप मानता हूं। कोई गाली देता है उसके स्वरूप मानता हूं। मुझे झूठा बोलना, मुझे बताओ कौन सा झूठ बोला है? एक झूठ भी बोला हो। बस स्टैंड बना दिया था क्या अलेवा में आपने? बस स्टैंड अलेवा में हमने बनाया, इतना बड़ा गांव। स्कूल अपग्रेड की बात हो, डाढ़ोला की बात हो, काबरेज की बात हो, कैसून की बात हो, काकडोडा की बात हो, मंगलपुर की बात हो। लेकिन बाल मुकुंद जी तो उसका जवाब देंगे ही, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ना कि अगर आप इतनी बातें बता रहे हैं विधु रावल जी, तो भाई ये चीज वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं दिख रही है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में ही तो बने हैं ये। वीरेंद्र सिंह जी की यही तो कमाल की बात है ना विधु रावल जी, उनके कार्यकाल में बने और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। या तो वो 19 के बाद की बात कर रहे हैं, या आप 19 के बाद बताइए फिर 19 से 24 तक क्या हुआ। जैसे मैंने 85 एकड़ की मंडी की बात कही, वो शुरू हुआ है पहले कालखंड में प्रेमलता जी जब उनकी श्रीमती जी विधायक थी, और उसके बाद जो है उसकी फिनिशिंग जो है जरूर दुष्यंत जी के समय में। बहुत सारी नई सड़कें भी बनी है, मेरे पास उसका भी ब्यौरा है। जेजेपी वाले हमारे प्रवक्ता साथी और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके डिबेट पर कांग्रेस वाले हमारे भाई ने जिस प्रकार से अपनी दावेदारी पेश की, ठीक यही काम तो जो है
जो संभावित तौर पर कांग्रेस से कम 9 गुना ज्यादा वोट लेकर आए थे वीरेंद्र सिंह जी, वो कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस वाले व्यक्ति को आपकी डिबेट पर बैठकर अनुमति है अपनी दावेदारी पेश करने की, तो क्या इतना लोकतांत्रिक अधिकार वीरेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें नहीं होगी? बड़ा विषय तो इन्होंने कहा कि 10-10 कैंडिडेट हैं। मेरे लिए पूछना यह स्वाभाविक हो गया कि क्या वो 10 कैंडिडेट कभी एक मंच पर आए हैं? इन्होंने शैलजा का नाम भी लिया, रणदीप का नाम भी लिया, हुड्डा साहब का भी नाम लिया। क्या ये बड़े नेताओं ने कभी एक मंच पर आकर एक रैली की है? विषय तो ये है, यहाँ पर आकर कुछ भी बोल जाना। चलिए मैं बाल मुकुंद जी से जवाब लेता हूँ। चलिए बाल मुकुंद जी भाई, देखिए बात ये घूम के यहाँ पर आपके ऊपर आ गई कि आप कह रहे हैं वहां पे लहर है, गिनवा रहे हैं कि आपको कितने वोट मिले थे। जवाब दीजिए। लहर तो आज ईडी के ऑफिस में बैठी थी आज कांग्रेस पार्टी की लहर। बाल मुकुंद जी आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट करें एक बार। बाल मुकुंद जी, हुड्डा साहब को ईडी से होगी फुर्सत मिल गई, छुट्टी भी वही है ईडी के ऑफिस में। नहीं, बाल मुकुंद जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा बाल मुकुंद जी का रुख करने का। दीप कमल जी, ये क्या जो विकास वाली बात बार बार हो रही है कि इस पर जो चैलेंज किया जा रहा है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया, एक डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या विकास के कार्य किए, वो तो बार बार पूछ रहे हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए ये डेवलपमेंट का भी मैं जैसे कह रहा था ना कि अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखेंगे वीरेंद्र सिंह जी के परिवार की, तो वो अलग अलग दिन अलग अलग होती है। मीडिया के सामने कुछ अलग कहेंगे, गांव की चौपाल पर जाकर कुछ और कहेंगे, और पार्टी का अगर कोई मंच होगा वहां पर कुछ अलग बात कहेंगे। और ये सारी बातें कब से कहनी शुरू की है? पिछले साल मार्च से, यानी आज से 10 महीने पहले से। तब इस परिवार ने जाकर वहां पर ये कहा कि आप लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हमें हरा दिया, और ये प्रेमलता जी के शब्द हैं कि आपने हमें इतनी तरीके से हरा दिया, मैं तो 3-3.25 साल यहाँ आई ही नहीं, और अब जब हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया है, आप लोगों के बीच में आए हैं, तब हमें ये दिक्कत पता चल रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 3-3.25 साल तक एक हारे हुए विधायक या उनके परिवार के लोग वहाँ ना जाए। और फिर बाद में ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कहा कि किसान आंदोलन में तो आपने हमें घुसने नहीं दिया, मैं तो 1-1.5 साल आया नहीं, ये नहीं, फिर कोरोना था, वो था, ये सब चीज़ें थी। पिछले 10 महीने में वहाँ जाकर ये बात कहना बार बार कि यहाँ पे ये काम नहीं हुआ और लोगों ने गलती कर दी, और ऐसे एमएलए को मतलब इस तरीके से बातें कहना, क्या उचाना के लोगों को वो इतना वो मानते हैं कि उनकी समझ इतनी कम है कि यूं आएंगे, कहेंगे चौपाल पर खड़े होकर और वोटों के उनके जो है वो भर देंगे, ढोल भर देंगे सबके सब एकदम से? मैं ही मानता हूं कि सारी की सारी लड़ाई अपनी राजनीतिक कमजोरी को छिपाने की है। वीरेंद्र सिंह जी का एक और अंदाज है, मैं उनको 20 साल से जितने समय से देख रहा हूँ, जब वो जीतते हैं और मंत्री बनते हैं राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, तब वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ यहाँ तक बांध कर मत रखो मेरे को, यहाँ के गलियों नालियों के मैं काम करूँ, मेरे को बड़े बड़ी पॉलिसी बनानी है, बड़े बड़े चीज़ें देखनी होती हैं। और जब वो हार जाते हैं तब अपने लोगों को कहते हैं कि मेरे पास काम लेकर क्यों आए हो, उसके पास जाओ जिसको वोट डाले थे। ये उनकी दोनों स्टेटमेंट मैंने सुनी है मेरी आंखों से। हारने पर लोगों को दोष देते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है कहाँ वोट डालना चाहिए, कैसे वोट डालना चाहिए। बीच में इन्होंने ये भी नैरेटिव चलाया कि बाहरी है, आप अपने घर के आदमी को वोट नहीं डालते हो और बाहर के व्यक्ति को वोट डालते हो, ये सिरसा से आकर जीत गए। कौन सा तीनों में से वहाँ डूमरखा गांव में रहता है? इनके गांव में कौन रहता है वहाँ पर? जितनी रातें जितनी शामें ये उचाना में गुजारते हैं, उचाना के होते हुए, उससे तो 10 गुना ज्यादा दुष्यंत चौटाला और हमारी पार्टी के लोग वहां पर रहते हैं। और एक बड़े लीडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति ये कहे कि जो है वो यहाँ का नहीं है तो उसको वोट नहीं, यहाँ से चुनाव यहाँ से लड़ते क्यों हैं आकर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन दीप कमल जी, विजयन जी भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को भी जो जीत वहां पर मिली वो तो इसलिए मिली ना क्योंकि वो वोट इंडियन नेशनल लोकदल का था जो आपको मिला है, और इसलिए आप वो जीत पाए। इस बार वो स्थिति नहीं है क्योंकि अगेंस्ट आपने लड़ा चुनाव, बीजेपी के अगेंस्ट लोगों ने आपको वोट किया। देखिए इनके पास तो तर्क ऐसे ही रहेंगे कि हम इनके वोटों से हम जीत गए। यहाँ चलो उचाना में जीत गए, बाकी के 10 जगह 12 जगह जहाँ पे हमारे अच्छे वोट आए, 10 जगह जहाँ हम जीते और 4-5 जगह हम 2-3 हज़ार वोटों से हारे, वो सारे और इनेलो से ही तो आए थे। हम इनेलो से ही तो निकाला गया था, घमंड करके ये कह के कि कहीं से जमानत बचा कर दिखा देना। रेड्डू साहब नहीं कहा था क्या अभय सिंह जी ने कि एक बार अलग होकर दिखाओ, जमानत बचा कर दिखा देना? नैना जी के बारे में नहीं कहा था क्या?
और जमानत कितनी जगह पर बची है इंडियन नेशनल लोकदल की? देखिए, दिलबाग सिंह के अलावा, एक नफे सिंह राठी के अलावा और अभय चौटाला के अलावा कहां जमानत बची इंडियन नेशनल लोकदल की? अभी आप मुझसे ठीक है रेडू साहब, मैं आऊंगा, मैं एक रिएक्शन लेता हूं पहले बाल मुकुंद जी से, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मैं आता हूं विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पहले एक रिएक्शन बाल मुकुंद जी का मैं ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं। रखोगे क्या अपने मतदाताओं को आप? ठीक है, यही तो गुमान था, यही तो गलतफहमी थी कि वोटर आपके साथ बंधे रहेंगे। ठीक है, और बाल मुकुंद जी आप सुन पा रहे हैं? जेजेपी का प्रचार सारा इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ था, बार-बार ये बात निकाला था। ठीक है, एक सेकंड बाल मुकुंद जी का मैं रुक कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग की एक सेकंड, आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। बाल मुकुंद जी आप कह रहे हैं कांग्रेस की लहर चल रही है, यहां पर आप लोगों को गिनाया गया कि आप लोग कौन से नंबर पर रहे हो, कितने वोट आपको पड़े? बाल मुकुंद जी मैं बताता हूं। असल में आज का डिबेट का मुद्दा था ये दोनों पिता पुत्र 1 और 2। हमारे जो जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं दीप कमल साहब, वो अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेखक भी है, उन्होंने किताब भी लिखी है दिल बदल हरियाणा। लेकिन मुझे अफसोस है कई बार आदमी की मजबूरियां होती है, वो पार्टी की मजबूरियों में इतना अंदर तक चले गए कि वो सच नहीं बोलना चाहते। एक लेखक को सच बोलना चाहिए, प्रवक्ता के साथ साथ वो एक लेखक भी हैं और मीडिया से जुड़े रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी सुन ले। वीरेंद्र सिंह जी सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे थे, वो एकदम भाग गए। भाई एकदम भागने के बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है चीजों का। वो पार्टी छोड़ के जब गए, वहां खालीपन तो हुआ ना। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, लेकिन आज का जो मुद्दा था इनकी सिर्फ फटोवल का था। अब पिछले 5 साल में हमने अपने आप को खड़ा किया है और खड़ा करने की बदौलत नहीं, लेकिन आप ही कह रहे थे बाल मुकुंद जी कि वहां पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए जनता वहां पर अब कांग्रेस की ओर देखेगी। तो उन्होंने तो गिनाया ना, पूरी लिस्ट दी उन्होंने कि ये काम नहीं हुआ। तो आप बताइए, 10 साल उसके पहले तो आप सत्ता में थे ना, आपने उपमंडल बनाया क्या, आपने अस्पताल बनाया क्या, आपने मंडी बनाई क्या वहां पर? वो तो सारी बातें गिना रहे हैं। अगर उन्होंने किया है तो जनता आपके साथ क्यों आएगी भाई? मैं मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। ये जो आंकड़ों की जो बात कही इन्होंने, आंकड़े लेके बैठने का काम ही सरकारी प्रवक्ता का है। ये सरकार के भी प्रवक्ता है और भाजपा के भी प्रवक्ता है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अलेवा में सब तहसील थी, उसका दर्जा बढ़ा करके तहसील किया गया है। मेरी बात सुनते रहिए भैया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का नागरिक। नहीं, वही तो वो चैलेंज कर रहे हैं ना कि आप बताइए कि उन्होंने क्या गलत डाटा दिया। आप सुनिए, गलत डाटा। अलेवा में जो तहसील की बात करें, वहां पर उप तहसील थी, उसका दर्जा। विदु रावल जी वो शायद गिनवा रहे हैं, विदु रावल जी वो काम ही बता रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। हाँ सुन लीजिए। वहाँ पर उप तहसील थी अलेवा में, उसको दर्जा तहसील का किया गया। दूसरी बात, वहाँ पर अलेवा में तहसील का दर्जा हमने दिया गया होगा। 2016 में आपका विधायक था क्या? आपकी सरकार थी क्या? झूठ बोल रहे हैं। देखिए, लेखक के साथ साथ प्रवक्ता को भी सच बोलना चाहिए। कांग्रेस के टाइम बाल मुकुंद जी, अलेवा को उनका सवाल ये है कि अलेवा को आपने बनाया था क्या तहसील? वो ये पूछ रहे हैं। हमने बनाया था। आपका विधायक था? कौन से सन में बनी अलेवा में तहसील? सन बताइए, वीरेंद्र सिंह उसमें कौन से साल में बनी है? मेरा गांव कौन से साल में बनी है तो बताइए। साल 2016 में हमारी सरकार थी, आप बता दो। कौन से साल में बनाया? वो पूछ रहे कौन से साल में बनाया? कौन से साल में? 2016 में विधायक हमारी सरकार थी, हमारी। बल्कि 2004 से पहले भी तहसील थी वहां पर। 2004 से पहले हमारी सरकार से 2004 में केवल उच्चाना में तहसील थी, अलेवा में तहसील, उप तहसील पे इसको तहसील में हमने कन्वर्ट किया कर। केवल उच्चाना के अलावा कोई तहसील नहीं थी पूरी विधानसभा में। और मेरा गांव लगता उस तहसील में, मेरा गांव लगता खुद का। मेरी नहीं, उप तहसील थी, बाल मुकुंद जी की तहसील थी, ये बताइए पहले। हाँ, उप तहसील थी। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं उन्होंने तहसील बनाई। उप तहसील एक कागजी चीज होती है, उप तहसील का कोई वैल्यू नहीं होती। वहाँ तहसीलदार प्रशासनिक काम अपग्रेडेशन होता रहता है। नहीं ठीक है, आप क्लैरिफिकेशन हो गया, आपने उप तहसील बनाई, वो कह रहे हैं उन्होंने तहसील बनाई। ठीक है, अच्छा 50 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं बना पाए वहाँ पर। अस्पताल का इलाज करवाने कहाँ जाते थे? कोई सरकारी स्कूल था, सरकारी कॉलेज था क्या? ठीक है विदु रावल जी, एक बार उनकी बात आ जाने देते हैं। हाँ बाल मुकुंद जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज का मुद्दा भी ये था और उचाना में मुद्दा भी ये है। राज कर रहे थे बिना कोई दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है, दोनों हमने आकर काम किया, विकास किया। इनको वहां से विदा करना है। पार्टियों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने काम किया इसलिए हमें विदा कर दो। नहीं बाल मुकुंद जी देखिए, एक सेकंड विदु रावल जी एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जवाब चाह रहा हूं, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखिए बाल मुकुंद जी, देखिए सवाल ये जरूर है कि उचाना को लेकर के सवाल है, लेकिन बात तो यही है ना कि अगर आप ये कहेंगे कि उचाना की जनता परेशान है या वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस पर तो फिर आंकड़ा और डाटा दिया जाएगा ना कि हमने तो भाई डेवलपमेंट किया ना, बाकी जनता तय करेगी वहां पर कि वो इस बार किसको जिता रही है। बाल मुकुंद, आंकड़ा क्या दिया जाता है? आयुष जी, आप भी बड़े लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हो, वहां रोजगार कितने दिए? रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगाई हो? ये तो प्रशासनिक काम में 4 काम गिना रहे हैं
हॉस्पिटल के 50 बेड का 70 बेड कर दिया, एक उप तहसील बना दी, तहसील अरे भाई 50 बेड भी काम तो ये भी है ना बालमुकुंद जी भाई, क्या तहसील से लोगों को सहूलियत नहीं हुई होगी? अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिला होगा? क्या ये चीजें जरूरत की नहीं है? वो पहले थी, तो अस्पताल वहाँ पहले था, उप तहसील वहाँ पहले थी, बाद में जरूरत नहीं रही, उपमंडल का दर्जा वो नरवाना के साथ अटैच था। ये तो प्रशासनिक काम है। रोजगार कितने दिए आपने वहाँ? फैक्ट्री रोजगार देना प्रशासनिक नहीं है, मतलब किस तरीके से किया कि जो जनता से जुड़े सीधा हो। ये प्रशासनिक काम, ये कोई काम नहीं होते, ये तो ऑटोमेटिक होने वाले काम होते हैं। उपमंडल, आज उपमंडल की बात करो, हमारे टाइम में 90 उपमंडल थे, अब इन्होंने 100 बना दिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना जी। हमने जिले भी बनाए, हरियाणा हमने बनाया, ये बात थोड़ी कहने की मैं कहता हूँ हरियाणा हमने बनाया। पहले 12 जिले थे, फिर 16 हुए, फिर 19 हुए, फिर 21 हुए। वो हरियाणा हमने सारे जिले हमने बनाए। एक्चुअली हरियाणा किसने बनाया यहाँ तक नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है बालमुकुंद जी। लेकिन कांग्रेस की लहर कैसे भाई? आप चौथे 5वें नंबर पर या 7वें नंबर पर रहे तो आप बता रहे हैं आपकी लहर वहां पर चल रही है। मैं बताता हूँ लहर हमारी बिल्कुल लहर है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जो दीप कमल मेरे आंखों को झुकलाए, फिर मैं बताऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता यंग हैं, नौजवान हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। हम तो उम्र दराज व्यक्ति हैं, इतना मेरे तो वैसे मैं ये नहीं कह सकता उनकी तरह चिल्ला कर दूंगा। हमारे से 20 साल छोटे बच्चे हैं, ये तो नहीं होता है। उम्र का भी कोई वो होता है आंकड़े, मैं दे रहा हूँ। ठीक है विदु रावल जी, वो कुछ आंकड़े दे रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। हाँ बालमुकुंद, मैं ये कहता हूँ दो चीजें हैं इसमें। जब से हरियाणा बना है वहां उचाना में कांग्रेस ही जीतती आई है, लेकिन जिसको हमने हमारा कांग्रेस का व्यक्ति था वो भाग गया। ये तो हमारी कमजोरी लगा लो, मजबूरी लगा लो। उसके बाद हमने कांग्रेस को खड़ा किया है, और खड़ा करने में मैंने ये 10 नाम गिना दिया आपको। दोबारा से खड़ी हो रही है कांग्रेस, दोबारा से 10 साल में खड़ी हो रही है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको लग रहा है कि वहां पे लहर है। अब ठीक है विजेंद्र रेणु जी, अभी विजेंद्र लहर की बताता हूँ, अभी पिछले 1 महीने के अंदर वहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी के, भूपेंद्र हुड्डा जी के, कुमारी शैलजा के और रणदीप सुरजेवाला के 4 प्रोग्राम है, वहाँ 10,000 से ठीक है भाई। अरे आपके इन नेताओं की रैलियों में भीड़ कब नहीं होती बालमुकुंद जी? तो मैं 50 बार आपसे सवाल पूछ, भाई भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे भीड़ नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे नेता एक मंच पर जिस दिन आ जाएंगे उस दिन असली बात बनेगी ना। सवाल तो यही है। भूपेंद्र हुड्डा की रैली में भीड़ होगी, फिर उदयभान जाएंगे वहां भीड़ होगी, फिर शैलजा जाएंगे उनकी रैली में भीड़ होगी, कोई जनसंदेश यात्रा निकालेगा, कोई लोगों के घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस करेगा। यही तो वो सवाल उठा रहे थे ना, आपका घर एक हो जाए बस, इसी से सारी समस्या सही है। विजेंद्र रेणु जी ठीक है, आप खड़े हो जाइए। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि आप वहां पे कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करिए। विजेंद्र रेणु जी सबसे पहला क्वेश्चन दीप कमल ने पूछा, क्या अभय सिंह चौटाला ने कहा था जमानत बचा लेंगे? इसका जवाब यही पॉलिटिकल स्पीच है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा, चौटाला ने कहा कि जमानत जब्त करवाएंगे, जमानतें भी नहीं बचाने देंगे। ये कोई बात है? मैंने झूठ क्या बोला? मैंने झूठ, आपने मेरे पर आरोप आ रहे हैं। पहले अभी वो दीप कमल जी की बात का जवाब देने विदु रावल जी, 1 सेकंड। हाँ विजेंद्र जी, अभी इन्होंने कहा क्या ये इंडियन नेशनल लोकदल की वोट मिल गई? भाई आप ताजा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग निकाले या निकल गए या अलग हुआ, वो एक अलग इशू है। आप अलग हुए, अलग होकर के तुरंत आपने इलेक्शन लड़ लिया। उस 1 साल के दौरान कितने लोगों को आपने जोड़ दिया? जोड़ा तो इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में ही रह करके जोड़ा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हाँ आपके वोट हमारे पास आ गए थे सारे के सारे। रेड्डू जी मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात से? आप अलग हुए और कर रहा हूँ। 1 मिनट देखो भाई, से आएंगे वहीं के वोट तो साथ में आएंगे, उसमें क्या गलत है? मैं भी बहुत पुराना इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हूं, मैंने भी बहुत काम किया है, अजय सिंह के साथ भी बहुत काम किया है और दुष्यंत के साथ भी बहुत काम किया है। लेकिन जब अलग हुए, तुरंत अलग होते ही आपको 16% वोट मिला, तो वो किसका मिला? चुनाव का सिंबल आपके पास रह गया, वो नए सिंबल पर लेकर सारी वोट ले गए। मैं मना ही नहीं कर रहा, आप क्यों मनवा रहे हो? मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, मैं मना ही नहीं कर रहा। ठीक है, और फिर मुझ पर नहीं, तो इसमें क्या समस्या क्या है? रेड्डू साहब वही तो पूछ रहे हैं ना भाई, आप पार्टी से अलग हुए तो वही वोट तो उनको मिलेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्यों नहीं मिला वो वोट? सवाल तो ये है। हमारे को नहीं मिला, उधर क्यों चला गया भाई? जो वोट दुष्यंत चौटाला को मिला वो वोट अभय चौटाला की तरफ क्यों नहीं आया? चौटाला जी के होते हुए, ओम प्रकाश चौटाला जी के होते हुए, इंडियन नेशनल लोकदल नाम और चश्मे का निशान ही होते हुए हम बीजेपी को जमुना पार भेजने का काम करेंगे। नहीं, आपके खिलाफ आपने भी कोई ऐसे ही कुछ कहा होगा, आपने कहा होगा कि हमने बीजेपी। नहीं, सही बात है विजेंद्र रेड्डू जी। देखिए यही कहा होगा और क्या कहा होगा? विजेंद्र रेड्डू जी भाई, बीजेपी के अगेंस्ट तो वो कह ही रहे थे, लेकिन क्या इंडियन नेशनल लोकदल के अगेंस्ट नहीं थे क्या भाई? वोट तो आपका भी गया ना उधर। नहीं, इन्हीं के अगेंस्ट थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे साथ जाती हुई है,
मेरे चाचा ने मुझे पार्टी से निकाल दिया दूध में से मक्खी की तरह, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, इस बात की सिंपैथी मिली। बल्कि ठीक है, एक सेकंड रेडू साहब, हाँ रेडू जी, अब रेडू जी की बात आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने ठीक है, सवाल उठ गया उनके ऊपर भाई, लेकिन मैं जवाब चाह रहा हूँ विजेंद्र रेडू जी। हाँ, और ये भी बताइए साथ मैंने झूठ कौन सा बोला? हाँ ठीक है, जवाब लेते हैं ना उधर से। झूठ कौन सा बोला विधु रावल जी ने, वो बताइएगा और थोड़ा सा जवाब दे दिए। हाँ विजेंद्र रेडू जी, आपके राजस्थान में क्यों नहीं दिखाई थी? अब फिर इधर से उधर भाग रहे हैं, अब राजस्थान चलते हैं। ठीक है, राजस्थान चल आपकी उम्र का लिहाज कर सकता हूं मैं, आप भी मेरे से बड़े हैं, आपके भी लिहाज कर देता हूं, लेकिन कम से कम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइएगा अगली डिबेट में। आपकी भी उम्र का लिहाज करता हूं। ठीक है रेडू साहब भाई बता दीजिए विधु रावल जी ने क्या झूठ बोला। हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना। अभी ये इन्होंने तहसील बना दी, हमने साइलो बना दिए, हरियाणा कितने साइलो बनाए मुझे बताइए। एक साइलो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया, कौन सा साइलो हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया? नंबर 1। अच्छा सुनो कल की डिबेट बात सुन ले। कल की डिबेट में आपने मंदिर के बारे में कहा था कि चारों शंकराचार्यों ने पत्र दिए हैं। मैंने ये कहा था 2 शंकराचार्यों के पत्र हैं, एक शुभाशीष संदेश आया है। आप फिर से गलत कोट कर रहे हैं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। झूठ के पांव नहीं होते, दर्शक सब देखते हैं, गूगल करते हैं, झूठ के पांव नहीं होते सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 125 विभिन्न शाखाओं के 400 से अधिक। चलिए ठीक है, आज का ये विषय नहीं है, आज के विषय पर रहते हैं। ठीक है, कल की डिबेट में क्या हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये चर्चा नहीं थी। विजेंद्र रेडू जी, हाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह से सहमत हैं और हम आएंगे, रिटर्न में पत्र दिया। आपका स्वागत है। कितनी झूठे पकड़ेंगे हम आपकी? आपने कहा तो नहीं, एक पकड़ लीजिए, मैं डिबेट्स में आना बंद कर दूंगा। वो वीडियो में आपने ठीक है विधु रावल जी जल्दी से बता दीजिए। साइलो तो वो कह रहे भाई कौन सा हरियाणा सरकार ने बनाया, जरा बताइए। देखिए पब्लिक जितने, ये बिल्कुल ठीक है बात, साइलो जो बनते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं, लेकिन सड़कें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रही है। दिस इज द न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 85 एकड़ जमीन में जो नई अनाज मंडी बनाई है, ये मोदी जी ने जिस प्रकार से 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इनमें से उसका लाभ उच्चारा तक मिला है। उच्चारा की जो नई अनाज मंडी है वो बिल्कुल सभी सुविधाएं युक्त है, और वो हमारी सरकार में शुरू हुई और हमारे दूसरे कार्यकाल में उसको पूर्ण किया हमने। लेकिन कि हम बार बार आकर झूठ बोलते हैं और फिर कहते राजनीतिक बात तो करते हैं, बताने के लिए काम नहीं है हमारे पास। आप बार बार कह रहे हैं, कोई इनेलो वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकारें रही हैं, हमारे वहां पर दबदबा रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारा दबदबा रहा है। अरे दबदबा रहा, जनता को क्या मिला? आपने जनता को क्या? चलिए ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज उचाना की चर्चा हम लोगों ने इसीलिए की, क्योंकि आज इस चर्चा में ही दिख रहा है कि उचाना की सीट कितनी दिलचस्प है, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैं जनता पे छोड़ता हूं, वहां की जनता इसको किस नजरिए से देखती है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि उचाना हॉट सीट बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह की बयानबाजियां हैं उसके राजनीतिक मायने हैं, और अब ये जनता को तय करना है कि उनके लिए जो सही उम्मीदवार है वो कौन है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।